नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। देश के दो राज्यों से दो बड़े बयान सीधे तौर पर कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। अमित शाह का बड़ा आरोप जिस पर ममता सरकार की चुप्पी, तो दूसरी तरफ हेमंता बिस्वा शर्मा का मियां शब्द का राजनीतिक इस्तेमाल और पहचान की राजनीति, ये बड़े सवाल खड़े करती है। क्या देश वाकई में घुसपैठ और एक सामाजिक ताने बाने जैसे असली संकट से जूझ रहा है? राष्ट्रीय सुरक्षा का ये बड़ा मुद्दा है या फिर 2026 की राजनीति के लिए एक नया चुनावी नैरेटिव यहां पर बनाया जा रहा है? आज इसी पर करेंगे हम सीधी बात, लेकिन उससे पहले आप सुनिए कि किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने आज बंगाल में दहाड़ लगाई और ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। मेरा मखौल उड़ा रही थी ममता दीदी। जब प्रभु श्री राम ने राम सेतु बनाया, तब रावण ऐसा ही मानता था कि इस प्रकार से मुझे कोई हरा सकता है क्या। बंगाल से होने वाली घुसपैठ ये सिर्फ बंगाल की सुरक्षा का मुद्दा नहीं है, बंगाल में होने वाली घुसपैठ देश की सुरक्षा का मुद्दा बन चुका है मित्रों, देश की सुरक्षा का मुद्दा बन। और इसलिए एक घुसपैठ करने वाली सरकार को हटाना जरूरी। आसाम में सरकार बदली, घुसपैठ बंद हो गई। गुजरात में भाजपा सरकार है, घुसपैठ नहीं होती है। राजस्थान में भाजपा सरकार है, घुसपैठ नहीं होती है। तो घुसपैठ का मुद्दा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उठाया और जमकर ममता सरकार पर निशाना साधा। क्या घुसपैठ वाकई में एक बड़े मुद्दे के तौर पर इसे देखा जा रहा है या फिर सिर्फ राजनीतिक मुद्दा इसे बंगाल के लिए बनाया जा रहा है? तो दूसरी तरफ असम में भी बीते दिनों से सियासी बवाल मचा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से मियां शब्द का राजनीतिक इस्तेमाल कर मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा एक नैरेटिव यहां पर सेट करते हैं और एक समुदाय को संदेह के घेरे में रखने की कोशिश करते हैं, उसकी वजह से हंगामा है। क्या कुछ उन्होंने कहा, जरा वो भी सुनिए। কিন্তু মিয়াকেতো কষ্ট দিব গৈছিল নহয়, গতিকে যোনে যেনেকে পাৰে মিয়াক কষ্ট দিয়ক না, আপুনিও দিয়ক না। ৰিক্সাত উঠিলে 5 টকা ভাড়া হলে 4 টকা দি দিব। কষ্ট খালেহে অসমৰ পৰা যাব। ৰাতিটো 9টাত গৈছিলে, মইতো কওঁ মিয়াক কষ্ট দিব ৰাতি 12টাতো যাওক ক'বাত যাব খুজিলে। এইবিলাক কোনো ইস্যু টিস্যু নহয়। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপিয়ে ডাইৰেক্ট মিয়াৰ এগেইনষ্টত আছে। तो क्या नई चुनावी स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है? घुसपैठ का मुद्दा तो दूसरी तरफ पहचान का मुद्दा, ये दो मुद्दे क्या 2026 की चुनावी स्क्रिप्ट को रेडी कर चुके हैं? अब ये स्क्रिप्ट क्या रंग लेकर आती है, क्या इसका क्लाइमैक्स होगा, क्या एंड होगा, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये भी जरा सुन लीजिए कि कैसे सियासी बवाल इस पूरे मुद्दे पर मचा हुआ है। हमारे देश में एक ऐसा मुख्यमंत्री भी जो ऐसी भाषा बोल रहा है जो संविधान के मियां कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, आप किसी को अपमानित करने के लिए भारत के सबसे बड़े अल्पसंख्यकों को जो करते हैं ना, उससे आपका वोट तो बढ़ सकता है, आपका ये तो हो सकता है कि जो बिखर रहा है वो जुड़े, पर आप नफरत जो पैदा करते हैं ना, आप जो घृणा पैदा करते हैं ना, इसकी कीमत देश चुकाता है। मैं कहना चाहूंगा हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान घटिया, सतही और हर तरह से कंडम किए जाने योग्य है। कि वो मुख्यमंत्री हैं, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल न करें, मर्यादित भाषा इस्तेमाल करें, मर्यादा में रहें। और जहां तक वो मियां 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 चिल्ला रहे हैं बिल्ली की तरह, तो सुन लीजिए, कोई भी आसाम का मुसलमान हेमंत कुमार विश्व शर्मा से डरता नहीं है। जो काम हेमंत कुमार विश्व शर्मा कर रहे हैं वो ये समझते हैं कि हम हिंदुओं को खुश कर देंगे, तो ये इसका मैसेज, इसका पैगाम पूरी दुनिया में गलत जा रहा है। देखिए, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का जो बयान आया कि कांग्रेस का बदन बरपुअन की तरह है कांग्रेस, तो उन्होंने एक तारीख की तरफ इशारा करते हुए वो याद दिलाया जो कि एक
तारीख है और उसकी सच्चाई है। और जिस तरह से बाहर के लोगों ने आकर के यहाँ एक ताकत बनाई धोखाधड़ी से और एक हक तलफियां की गई यहाँ। तो सियासी संग्राम छिड़ चुका है। ऐसे में वो सुलगते सवाल अब फटाफट से आपके सामने रखते हैं, जिनके इर्द गिर्द आज करेंगे हम सीधी बात। सबसे पहला और प्रमुख सवाल आपके सामने रख रहे हैं, वो सुलगता सवाल सुनिए जरा। घुसपैठ राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा या फिर सिर्फ चुनावी ध्रुवीकरण के लिए हो रहा फ्रेम? घुसपैठ वाकई में एक बड़ा मुद्दा है या फिर इसे फ्रेम किया जा रहा है? सिर्फ निर्वाचित सीएम को रावण कहना लोकतांत्रिक मर्यादा का क्या उल्लंघन नहीं है? क्योंकि अमित शाह रावण नाम से तंज भी यहां पर कसते हैं। तीसरा सवाल, मियां शब्द का इस्तेमाल अवैध घुसपैठ पर संदेश या पूरे समुदाय को संदिग्ध ठहराने की कोशिश? ये भी यहां पर जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और चौथा सवाल, क्या बंगाल और असम में एक ही नैरेटिव, पहचान बनाम राष्ट्र? क्योंकि दोनों ही राज्यों में एक ही नैरेटिव यहां पर देखा जा रहा है। जिस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, घुसपैठ रोकने के लिए समाधान भाषा से आएगा या फिर ठोस नीति से? यह सवाल बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस भाषा के जरिए क्या समाधान निकल सकता है इन समस्याओं का, जो समस्याएं उठाई जा रही हैं चुनावों को देखते हुए, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ बिना नीति के चुनावी मुद्दे हैं? क्योंकि अगर वाकई में इतनी बड़ी समस्या है तो कभी तो इस पर कोई ठोस नीति क्यों नहीं देखने को मिली? पहले ये सारे बयान क्यों सामने नहीं आए? अब जब चुनाव है, चुनावी घड़ी आकर खड़ी हो गई है, तो ऐसे में बयानबाजियों का जो दौर है वो तेज होता जा रहा है। ऐसे में हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनसे करेंगे आज हम विशेष चर्चा। आइए एक एक कर उनका परिचय आपसे हम करा देते हैं। शम्सी आजाद हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विश्वजीत घोष जी टीएमसी के नेता हमारे साथ हैं। राकेश सिंह परमार जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं मौलाना नाजिम अशरफी जी को, मुस्लिम स्कॉलर है, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत शम्सी आजाद जी आप ही के साथ करते हुए, क्या वाकई में घुसपैठ इतना बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर अमित शाह कहते हैं, दहाड़ लगाते हैं, घुसपैठ के मुद्दे का जिक्र करते हैं? और अगर इतना बड़ा घुसपैठ बंगाल में मुद्दा है तो केंद्र में तो, चलिए बंगाल में आपकी सरकार नहीं है, केंद्र में तो आपकी सरकार है ना, तो सालों साल से इस घुसपैठ को खत्म करने के लिए कोई ठोस नीति केंद्र की तरफ से क्यों देखने को नहीं मिली? ऑडियो अनम्यूट कीजिए पहले शम्सी आजाद जी प्लीज। आपको और आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब जी। जो चर्चा में भाग ले रहे हमारे भाई, उनको भी आदर प्रणाम। धन्यवाद करता हूं आपका, आपके चैनल का, कि आज आपने मुद्दा रखा और हम लोगों को अपनी बात कहने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। करोड़ों लोग इस चैनल को देखते हैं। बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल का जिस तरीके से चुनाव नजदीक आता जा रहा है, कहीं ना कहीं राजनीति भी बहुत तेज होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार पश्चिम बंगाल में सतही तौर पर मेहनत कर रही है, लेकिन जब वहाँ उसको ये पता चलता है कि घुसपैठ के यहाँ पर हद से ज़्यादा है, जो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को सपोर्ट करते हैं, उनको जिताने का काम करते हैं, तो वास्तविक है ये पार्टी के नेता है, गृह मंत्री भी है, उनके ऊपर जिम्मेदारी भी है देश की सुरक्षा की, देश के सारे आंतरिक मामलों की। तो उनको दर्द भी होता है, क्योंकि जो कभी न कभी देश में एक असुरक्षा होती है, कहीं ना कहीं कोई विस्फोट, कहीं ना कहीं कोई अराजकता द्वारा षड्यंत्र, कहीं ना कहीं कोई आत्मघाती हमला, बीते दिनों भी कुछ न कुछ हुआ, तो उसमें देश की सुरक्षा का मामला जब आता है तो उसमें जो है गृह विभाग पूरी तरीके से चौकन्ना रहता है। और देश की जिम्मेदारी जो है कहीं ना कहीं गृह मंत्री के रूप में माननीय गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर है। तो उन्होंने जो कहा बिल्कुल सही कहा। जिस तरीके से ममता बनर्जी की छटपटाहट इस समय देखने को मिल रही है, इससे पहले नहीं थी, क्योंकि उनको अंदरूनी खबर और उनको जो सूत्रों से पता चल चुका है, उनको जो सर्वे के आधार पर पता चला, उनको जो नेताओं ने बताया, उनकी लीगल एडवाइजर टीम ने बताया कि इस बार ममता बनर्जी की कुर्सी निश्चित तौर पर जा रही है। तब आप समझ सकते हैं कि अपनी जान बचाने के लिए जिस तरीके से मछली बिना जेल के तड़पती है, हाल फिलहाल इस वक्त
ममता बनर्जी की है। ममता बनर्जी की तरफ से तो कोई रिएक्शन ही नहीं आया ना शमसी आजाद जी, ममता बनर्जी की तरफ से तो कोई रिएक्शन ही नहीं आया। आज जब अमित शाह जाते हैं, सवाल मेरा ये है, ममता बनर्जी से हटकर जरा केंद्र पर आ जाइए, अमित शाह के बयान पर आ जाइए। सवाल मेरा आपसे ये है सीधे तौर पर कि वो यहाँ पर घुसपैठ का मुद्दा उठाते हैं। घुसपैठ अगर इतना ही बड़ा मुद्दा है, इतना ही बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा है और बंगाल के लिए इतनी बड़ी समस्या है, तो केंद्र की तरफ से इसको लेकर कोई एक्शंस क्यों देखने को नहीं मिलते हैं? सेंट्रल तो आप है ना, पूरा देश आपके हाथ में है, कोई ठोस नीति कभी क्यों नहीं देखने को मिली? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल, आप रावण का भी वो जिक्र करते हैं, तुलना रावण से करते हैं। क्या देश के गृह मंत्री को इस तरह के शब्द और एक निर्वाचित मुख्यमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, रावण से तुलना, ये सब शोभा देता है? क्या ये संवैधानिक है? नहीं, रावण तो देखिए उनको कहा भी नहीं जा सकता, वो महिला है, सम्मानित स्त्री हैं और नहीं, बयान है, अगर आप चाहें तो मैं बयान सुना सकती हूँ, आप चाहें तो मैं बयान सुना सकती हूँ, उन्होंने बयान दिया है। किसको ऐड कर लिया ना, ममता बनर्जी का नाम लिया उन्होंने कि ममता बनर्जी रावण रूपी है, कहा उन्होंने ये हमारे ख्याल से जिम्मेदार। शमसी आजाद जी, बहुत आसान से एक छोटी सी कहावत है, कान इधर से खींचो या कान इधर से खींचो, कान दुखता ही है। तो नाम लो चाहे ना लो, बात उन्हीं के लिए थी। उन्होंने कहा कि रावण को भी बहुत घमंड था लेकिन वो भी हारा था, और यहीं पर आप बंगाल से जीत की बात कर देते हैं। आप सुन तो लीजिए बात, अगर सुपंखा कहा जाता तो समझ में आता, क्योंकि स्त्री है, वो स्त्री के लिए वो शब्द इस्तेमाल किया जाता, लेकिन किसी रावण के लिए कोई महिला का जो इस्तेमाल नहीं किया जाता, आप उसको तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में उन्होंने एक उदाहरण दिया कि हमने शुरुआत की है तो रावण को ये लगा था कि कहाँ इतने बड़े समंदर पे जो है वो सेतु बनाकर हम तक पहुंच पाएंगे, और कहाँ राम जी जो है वानरों की सेना से हम पे हमला करा के और हमारे ऊपर हमारे जैसे पराक्रमी अमर जो है, रावण को ये घमंड तक कि मैं अमर भी हूँ। शक्तिशाली तो था, उसको ये पता था कि मैं अमर भी हूँ और उसकी मौत कैसे होगी, जैसे उसको उसके भाई को पता था। तो कम से कम ये है कि उसको जो घुमाया न जाए, जो बातें कही उन्होंने घुसपैठियों की बात की, तो निश्चित तौर पर अभी आपने देखा था कि SIR की शुरुआत जैसे हुई थी तो आप ही के चैनल पर दिखलाया गया था कि लंबी कतार पश्चिम बंगाल की तरफ से बांग्लादेश की तरफ जाती हुई दिखी थी, लोगों ने दिखाया फिर, और पश्चिम बंगाल वालों बांग्लादेश वालों ने भी उनको जब वापस किया कि अरे भाई आप तो यहाँ कह नहीं, आप तो हिंदुस्तानी है, तो ये भी देखने को मिला था। तो घुसपैठ का जो है लगातार एक सीधा तरह जो वहाँ की भौगोलिक रचना जो है वो इस तरीके की है, वहाँ से घुसपैठ बहुत आसान तरीके से होती है, और राज्य सरकार जब तक आपका सहयोग नहीं करेगी तब तक केंद्र सरकार जो है कहीं ना कहीं कमजोर होती दिखती है, जिससे लगातार प्राथमिकता उठाती ममता बनर्जी और उनके TMC के कार्यकर्ता जो वहाँ पर गुंडागर्दी कर रहे, जो वहाँ पर अराजकता तो बनकर जो वहाँ पर लगातार जो है सबसे बड़ी बात है कि महिला मुख्यमंत्री वहाँ की बंगाल की हैं, लेकिन वहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से महिलाओं का उत्पीड़न, जिस तरीके से महिलाओं का बलात्कार, जिस तरीके से महिलाओं के साथ वहाँ पर जो है अशोभनीय बातें की जा रही, उनके साथ लगातार हादसे होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में भी आपने देखा होगा जन सैलाब निकल पड़ा है उनके खिलाफ। तो अब उनको पता चल चुका ममता बनर्जी को कि CBI आती है तो रोड पर उतर आती थी, ED आती है तो रोड पर उतर आती है, उनको ये पता है कि हम कहीं ना कहीं गलत है। आप अगर सही है तो आपको सरकार का सहयोग करना चाहिए। ED और CBI जैसी स्वतंत्र बयान रावण का भी टूटा था घमंड। अब दीदी की बारी, जिस पर आप कह रहे हैं कि तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, कोई तोड़ा मरोड़ा नहीं जा रहा है। अगर आप सुपरखा को यहाँ पर बीच में लाना चाहते हैं और घुमाना चाहते हैं बात, तो बात अलग है, या फिर आप नेक्स्ट बयान के लिए पहले से हिंट दे रहे हैं कि नेक्स्ट बयान ये होगा, तो बात अलग है। लेकिन जो बयान दिया गया और उस बयान के जो तमाम मायने हैं वो जाहिर तौर पे निकाले जा रहे हैं, अब चाहे आप उसे स्वीकार करें या ना करें। खैर, मैं लौटूंगी आपके पास। हाँ जी, मैं लौटूंगी आपके पास। विश्वजीत घोष जी, घुसपैठ का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है बंगाल में। देखिए, अब आप इस मुद्दे को पहली बात नकारिएगा मत, क्योंकि इसमें अगर आप नकारेंगे तो हम इस पे सिर्फ समय ज़ाया होगा कि बहस करें। एक बड़ा मुद्दा है, जाहिर सी बात है, एक राष्ट्रीय मुद्दा है। तो घुसपैठ पर ममता बनर्जी की चुप्पी क्यों देखने को मिलती है? चुप्पी आप लोगों की तरफ से है, तभी तो बीजेपी को मौका मिला ना निशाना साधने का। पहला सवाल ये। दूसरा सवाल, रावण की बारी, रावण को भी घमंड था, अब ममता दीदी की बारी है। जो पूरा बयान अमित शाह का सामने आता है, क्या आप इस बयान को उचित मानते हैं? जब वोट आते हैं तब बीजेपी को घुसपैठिया का याद आता है। देखिए, पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों क्या है, कोई भी भारतीय घुसपैठिया का समर्थन नहीं करेगी, कभी करती भी है। पश्चिम बंगाल में ऐसा हुआ है, 18 लाख नाम भाग गया है। वहां पर कितना घुसपैठिया है, निर्वाचन कमीशन में बीजेपी बोलना चाहिए, तो बोल नहीं पा रहे हैं। पश्चिम
बंगाल का नदिया का एक एमपी है बीजेपी का जगन्नाथ सरकार, उन्होंने बयान दिया है, अरे हम लोग क्षमता में आएंगे तो एक कागज का बेड़ा इसको खत्म कर देंगे, तो पर आ जाएगा, सिस्टम चालू कर देंगे। इसके बारे में बीजेपी के कोई भी लीडर कुछ नहीं बोल रहा है। बंगाल में जितना बॉर्डर साइड में जितना बीजेपी का एमएलए है, बीजेपी का मेंबर है, पंचायत मेंबर हो या जगत मेंबर हो, जब हो रहा है उन लोगों का जो सपोर्ट है उनको कैसे हो रहा है, लेकिन बंगाल का पुलिस पकड़ रहा है। अब आप लोग बंगाल का मीडिया को छोड़ दीजिएगा, बंगाल का कुछ दिन पहले 2 दिन पहले बीजेपी का लीडर पकड़ा गया घुसपैठियों का समर्थन करने के लिए। जो बात विश्वजीत जी आप कह रहे हैं, क्या आप किसी ठोस सबूत के आधार पर कह रहे हैं? विश्वजीत जी, जो आरोप आप लगा रहे हैं, क्या किसी ठोस सबूत के आधार पर आरोप लगा रहे हैं या सिर्फ हवाई बातें हैं? नहीं, सबूत है। देखिए 14 साल से बीजेपी केंद्र सरकार में है, अगर उन लोग चाहते हैं भारत में से कोई भी विस्फोट नहीं होता है, लेकिन हर जगह असम में बोलिए, त्रिपुरा में बोलिए, वहां पर दोनों जब सरकार है वहां पर ज्यादा घुसपैठिया हो रहा है। विश्वजीत जी, आप अगर कह रहे हैं कि अगर बीजेपी चाहती तो बीजेपी क्या जानबूझ के घुसपैठियों को बंगाल में और असम में छोड़कर रखी हुई है क्या, कि बंगाल में रुकिए आप, ये आपके लिए एक सुरक्षित डेरा है, आप असम में रुकिए, ये आपके लिए सुरक्षित डेरा है? क्या बीजेपी जानबूझ के ऐसा कर रही है? ऑर्डर कैसे ऑर्डर में कौन है? ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट है, इन लोगों का काम क्या है? इसमें रोकना। बंगाल में घुसपैठिया नहीं हो रहा है, बंगाल में जहां पर घुसपैठिया हो रहा है तो वहां पर बीजेपी का लीडर पकड़ा जा रहा है, जहां पर ज्यादा बीजेपी का एमएलए है, जहां बीजेपी का पंचायत मेंबर है, वहीं पर ज्यादा वो लोग बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है। लेकिन बंगाल का आम आदमी तो बड़े आरोप यहाँ पर विश्वजीत घोष जी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। और विश्वजीत घोष जी, मैं चाहूंगी कि आप सबूतों के आधार पर ये पूरे आरोप लगाएं। अगर आप कह रहे हैं कि सबूत है तो मैं लौटूंगी आपके पास, आप अपने सबूत तैयार रखिएगा ताकि इस कार्यक्रम में दिखाए जा सके, तभी इन आरोपों पर आगे अच्छी तरीके से चर्चा हो पाएगी। राकेश सिंह परमार जी के पास आ जाते हैं। राकेश जी, क्या आपको लगता है ये एक नया चुनावी नैरेटिव है जो सेट कर दिया गया है? 2 राज्यों से जो बयान सामने आते हैं वो दोनों बयान एक तरह से एक ही राजनीतिक पृष्ठभूमि की तरफ इशारा करते हैं कि राष्ट्रीय बनाम पहचान। मोनिका, आपको और आपके पैनलिस्टों के साथ सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, ये चुनावी मुद्दा तो है ही है, इसमें कहीं कोई दोहरा नहीं है। अगर घुसपैठ पर सरकारें सीरियस हो जाए तो एक आदमी घुसपैठ नहीं कर पाएगा। आप ध्यान दीजिए कि पश्चिम बंगाल, असम, पंजाब, गुजरात, यह सब नेबरिंग स्टेट है। कभी भी आपको पंजाब में ड्रग का स्मगलिंग का पता चलता है, घुसपैठ का बहुत चर्चा नहीं होता। गुजरात में भी कमोबेश यही स्थिति है। घुसपैठ की बात होती है तो असम और बंगाल का ही नंबर आता है। उसका कारण क्या है कि ये आज ममता बनर्जी के जमाने की बीमारी नहीं है, यह बीमारी इसके पहले से है कि आसाम में सरकार कांग्रेस की चलती थी घुसपैठियों के मदद से ही, क्योंकि विधिवत सुव्यवस्थित तरीके से उनको बुलाया जाता था, उनका यहाँ पर मतदान में नाम डलवाया जाता था और उनसे मतदान कराया जाता था, बदले में उनके रहने की व्यवस्था की जाती थी, गिव एंड टेक वाला बात होता था। स्थिति आसाम में इतनी बिगड़ गई कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी वो भारतीय मुसलमानों ने मतदान दिया, क्योंकि अब उनके हकों पर भी हमला होने लगा घुसपैठी मुसलमानों के द्वारा। यही हाल आज बंगाल में हो रहा है। बंगाल में SIR पर हम लोग कई कार्यक्रम आपके चैनल पर भी किए और अलग चैनल पर किए हैं। जो ये भगदड़ बॉर्डर पर मची ना, तो कई हमारे पत्रकारों के रिपोर्ट में, कुछ बंद कमरे में, कुछ ओपन में, वहां के मुसलमानों ने कहा कि बड़ी खुशी हो रही है कि वो जा रहे हैं क्योंकि वो हमारा हक मार रहे थे। और यह कोई राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं। अब सवाल है कि मोदी जी के लोग उठा रहे हैं और ममता बनर्जी उसका बचाव क्यों कर रही है, जबकि बॉर्डर जो है वो BSF के जिम्मे है, उस पर राज्य सरकार का नियंत्रण नहीं है। बॉर्डर पर अगर कोई आदमी आवागमन करेगा तो वो सीधा केंद्र सरकार और केंद्रीय एजेंसी उसकी जिम्मेदार है। लेकिन इसमें एक लेकिन बहुत बड़ा है, बॉर्डर पर कोई मानव चैन तो BSF ने बना नहीं रखा है। उसके कुछ स्टेट है, पश्चिम बंगाल में कुछ गांव ऐसे है कि उसका एक बल बांग्लादेश में बांधा जाता है तो दूसरा वाला भारत में बांधा जाता है, कोई लाइन नहीं है।
गांव का ही एक दीवार बांग्लादेश में खुलता है, दूसरा भारत में खुलता है, ओपन बाउंड्री है। वहां बाकायदा ये साप्ताहिक मंडी लगती है, दोनों तरफ के लोग आते हैं, खरीदारी करते हैं, आते जाते हैं, उनके रिश्ते इधर उधर है। आप मतलब समझिए, आप समझ नहीं पाएंगे। जैसे हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और बिहार यूपी के मैं बॉर्डर का हूं, हमारी रिश्तेदारियां बिहार में है, तो ओपन आते जाते हैं, शादी विवाह है। अगर कल को ये देश बन जाएगा तो समस्या हो जाएगी। उसी तरह से वहां भी है, ओपन रिश्तेदारी, एक दूसरे की बहन बेटियों का आना जाना है। ओपन रिश्तेदारी पूरी है, लेकिन जब आरोपों की बारी आती है तो आरोपों के नाम पर राजनीति भी खूब सारी है। बिल्कुल हाँ, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखो इशू कहाँ है? इशू यह है कि बीएसएफ उस गांव में तो जा नहीं सकती। गांव में लोगों को कैसे पहचानेगा कि बांग्लादेश वाला है कि बंगाल का है जी। और इसमें क्या होता है कि स्थानीय प्रशासन का काम हो जाता है, और स्थानीय प्रशासन अगर अपने प्रशासक और अपने शासक की मंशा जान करके काम करेगा तो वो पंगु हो जाता है। जैसे पश्चिम बंगाल की वर्तमान सरकार घुसपैठियों के प्रति बहुत नरम है, रहमदिल है, और उसकी इच्छा है कि वो यहाँ पर बने रहे, और इसी वजह से प्रशासन थोड़ा सा लापरवाह हो जाता है, क्योंकि वो डीजीपी, वो पुलिस, वो सब तो अंततः ममता बनर्जी के साथ ही काम करना है उनको। तो मान लीजिए थोड़ा बहुत यहाँ पर शक्ति बढ़ता तो उनका ट्रांसपोर्ट, डोनेशन और कई तरह की और भी हथियार है सरकारों के पास। यह मामला हिंदू मुसलमान से ज्यादा अवैध वोट बैंक का मसला है कि हम एक आदमी को बुलाएंगे, जाहिर सी बात है विदेश से कोई आएगा तो जो यहाँ लाएगा उसके छत्रछाया में नहीं रहेगा, तो एक टेलीफोन उसको पुलिस के द्वारा अंदर करवा देगा, अवैध घुसपैठ के रूप में पीटा जाएगा, पकड़ा जाएगा। तो वो दबाव में तो है ही है, और यह एक प्रायोजित वोट बैंक की नीति की वजह से हो रहा है, और इसको निजात दिलवाना ही है, इसको राजनीति से ऊपर उठना है, और इसको हिंदू मुसलमान से ना देखा जाए। दिक्कत वहां होती है कि हम यहाँ के मुसलमानों को बताना चाह रहे हैं कि मुसलमान को भगाया जा रहा है। अगर मुसलमान को भगाने के जगह घुसपैठिए को भगाने की बात कही जाए तो मैं समझ रहा हूं कि ज्यादा कारगर होगा। हमने देखा है कि जो लेकिन ये राजनीति है, ये राजनीति है, इसीलिए बयानों के लिए घुसपैठ को भगाने, घुसपैठ को रोकने के लिए तो बात हो ही रही है, लेकिन शायद मुसलमानों का जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं उसी मुसलमान समुदाय के बीच भी संदेह पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और इसका जवाब मौलाना नाजिम जी बहुत बेहतर तरीके से शायद दे पाएंगे। मौलाना नाजिम अशरफी जी, सवाल मेरा सीधे तौर पर आपसे है, जिस तरह की बयानबाजी मुसलमानों को लेकर हो रही है और जिस तरह का नैरेटिव यहाँ पर सेट करने की कोशिश हो रही है, क्या आपको ये लगता है कि एक पूरे समुदाय के बीच ही या तो मतभेद क्रिएट करने की ये कोशिश है या फिर एक संदेह पैदा करने की कोशिश है सिर्फ चुनावी फायदे के लिए? देखिए मोनिका जी, आपके सारे पैनलिस्ट को मेरा आभार। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर दो मुद्दे हैं। अभी तक हमारे जितने भाई बंधु यहाँ पर बैठे हैं मुद्दे पर आए ही नहीं। मसला यहाँ पर है हेमंता विश्व शर्मा के अपशब्दों का, और मसला यहाँ पर है अमित शाह के भी अपशब्दों। देखिए उन्होंने किसको कहा किसको नहीं कहा, हालांकि वो बोलने में बहुत ज्यादा बेचारे सक्षम नहीं है, मैं जानता हूँ। मुरादाबाद में एक बार उनको मुरादाबाद में 3-4 बार कहा उनके कान में कि मुरादाबाद है जी, मुरादाबाद है, वो मुबाबाबाद ही कहते रहे, वो नहीं कह पाए। तो बोलने में मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता वो बहुत अच्छी उनकी शैली है। तो हो गया होगा इधर उधर, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। रावण या टूपण खा, वो सब फालतू की बातें थी। यहाँ अगर घुसपैठ को रोका जाता है तो हम उसके साथ, ये फैसला बहुत ही मतलब स्वागत के लायक है अगर घुसपैठ रोकने की बात है। मगर यहाँ बात घुसपैठ रोकने की नहीं है, यहाँ पर बात है हेमंता विश्व शर्मा करें मुसलमान को, मियाँ को, जहाँ 5 रुपया आप एक समय किराया बैठता हो उसका, तो 4 दीजिए ताकि वो खुद ही परेशान होकर यहाँ से चले जाए। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं किसी के बीच में नहीं बोला था, मेरे बीच में कोई बोले ना। मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पर हेमंता विश्व शर्मा जो 5 या 4 रुपए देने की बात करते हैं, मुसलमान गरीब हो या हिंदू अमीर हो या गरीब हो, ये हमारा एक परिवार है, हमारा मुल्क है, हमारा वतन है, हम सब यहाँ भाई हैं। अगर वो ऐसा सोचते हैं कि मुसलमानों को भगा देंगे तो मेरे ख्याल से नाकाम की कोशिश है। दूसरी बात, हमारे भारतवर्ष का हिंदू भाई भी हमें नहीं भगाना चाहता, ना हम उसके साथ उससे अलग कहीं रहना चाहते हैं, ना भारतीय जनता पार्टी से हमें कोई डर है, ना मैं कोई कांग्रेस का नुमाइंदा हूं, ना टीएमसी का हूं, ना भारतीय जनता पार्टी का हूं। मैं किसी पार्टी से कोई ताल्लुक रखने वाला बंदा तो हूं नहीं। मैं तो सही बात कहूंगा, तो भारतीय जनता पार्टी को हमें खाने जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी डराने की बातें भी बिल्कुल फेलियर है, बिल्कुल बेकार बातें हैं, मुझे नहीं लगता कि काम की बातें हैं। हाँ, अभी हमारे एक कोट द्वार में एक हिंदू भाई ने, अभी 26 जनवरी के दिन की बात है, एक मुसलमान मियाँ है, वो 75 साल के बुजुर्ग हैं, उनकी दुकान का नाम बदलने की बात थी, तो वो भाई आ गया हमारा सीधा, दीपक नाम का एक व्यक्ति,
और उसने कहा भाई हम यहाँ हिंदू मुस्लिम सब एकता के साथ रहना चाहते हैं, रहते हैं हमेशा से, हमने मिलकर इस मुल्क को आजाद कराया, हम रहेंगे हमेशा। तो एक ये इससे बड़ा पैगाम और क्या हो सकता है। बरेली में एक बुजुर्ग एक महिला के घर एक चोर घुस आया और वो चीखती रही, चिल्लाती रही, कोई उनकी मदद को नहीं आया। एक बुजुर्ग फेरी वाले थे, मुसलमान थे, उनकी दाढ़ी थी, वो गए और चोर से लड़ गए, अपनी जान को जोखिम में लगा दिया। तो इससे बड़ी मिसाल हमारे मुल्क में, हमारे वतन में भाईचारे की और एकता की मिसाल इससे बड़ी नहीं हो सकती। मैं ममता बनर्जी का सपोर्ट नहीं करना चाहता। घुसपैठ का जहां तक सवाल है, ये गृह मंत्रालय के अंडर में आता है। मगर जैसे हमारे भाई पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो कह रहे थे कि कम से कम बीएसएफ वहां कैसे उसको चेक करेगी। अरे मियाँ, जब आपको कोई काम कराना होता है तो बीएसएफ सब कर लेती है। जब हम वोट डलवाते हैं, जहां तक के फर्जी वोट बैंक का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी इस चीज को ठीक से समझ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस काम में बहुत आगे है। वो जानते हैं कि कई स्टेटों में हमने बेईमानी से चुनाव जीता है, ईमानदारी से नहीं जीत पाएंगे। अच्छा, फिर अगर वो इतने बड़े ईमानदार हैं तो क्यों नहीं बैलेट पेपर से चुनाव करा देते। पूरे भारतवर्ष की मांग है, सारी जनता मांग है, ईवीएम ही आखिर क्यों। तो ये सारी चीजें चुनाव का मुद्दा है। और एक चीज मैं अपने पहले तो मुसलमान भाइयों से ये दरख्वास्त करना चाहूंगा हाथ जोड़कर कि आप इस तरह की बातों में तिल मिलाए ना। कोई अमित शाह कुछ कहे, कोई हेमंत बिश्वा शर्मा कुछ कहे, उस पर बिल्कुल तिल मिलाने की जरूरत नहीं है। हमारा मुल्क बहुत बड़ी एक एकता की मिसाल है। और फिर दूसरे हिंदू भाइयों से अपने हाथ जोड़कर कहना चाहूंगा, भाइयों आप किसी की बातों में आने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मुसलमानों को इस सरकार ने कुछ नहीं दिया तो दिया हिंदू भाइयों को। बहुत सही बात यहाँ पर आपने मौलाना नाजिम जी कही है कि किसी को भी भड़कने की जरूरत नहीं है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, क्योंकि चुनावों को देखते हुए जिस तरीके से हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति यहाँ पर हो रही है, अलग अलग दल यहाँ पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये जनता का जो विवेक है, जनता का जो मस्तिष्क है, वो काम करना चाहिए कि उन्हें क्या सही लग रहा है और क्या गलत। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, लेकिन ब्रेक के उस पार भी सीधी बात में ये बहस लगातार जारी रहेगी। क्या नीति है? अगर वाकई में ये सिर्फ जो बयानबाजी इस वक्त हो रही है, ये सिर्फ एक राजनीतिक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है, या वाकई में इतनी बड़ी सामाजिक ताना बाना है और उसका असली संकट है, तो इसके लिए समाधान के तौर पर क्या जवाब है? चाहे वो कोई भी दल हो, बीजेपी हो या टीएमसी हो या कांग्रेस हो, जवाब किसके पास है और क्या है, इसी भी करेंगे बात। आप देखते रहिए सीधी बात। तो 2026 के लिए चुनावी स्क्रिप्ट रेडी हो चुकी है। एक देश, दो राज्य और दो बयान, लेकिन नैरेटिव एक ही, राष्ट्र बनाम पहचान। घुसपैठ का मुद्दा उठाया जाता है तो उधर मियां शब्द पर राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। क्या इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द, क्या इसी भाषा के इर्द गिर्द बंगाल और असम के 2026 के चुनाव लड़े जाएंगे और इन्हीं के माध्यम से जनता के बीच जगह बनाने की, पैठ बनाने की कोशिश होगी, वोट बैंक को अपने पाले मिलाने के लिए कोशिश होगी? क्योंकि बंगाल का चुनाव बीजेपी के लिए जीतना, बाकायदा इसके लिए बीजेपी को गुड़ा भाग करना होगा, एक गणित बिठाना होगा, और असम में अपनी पैठ को मजबूत बनाकर रखने के लिए भी बाकायदा एक रणनीति अख्तियार होगी। तो क्या ये सारी बयानबाजी उसी रणनीति का हिस्सा है? इसी पर कर रहे हैं आज हम बहस, और आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शमसी आजाद हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं, विश्वजीत घोष टीएमसी के नेता हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर राकेश सिंह परमार जी हमारे साथ हैं, मौलाना नाजिम अशरफी जी हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, इस चर्चा का हिस्सा हैं। आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शमसी आजाद जी, सवाल मेरा आपसे ये कि क्या पहचान के नाम पर चुनाव लड़े जाएंगे? असम में अगर मियां वर्सेस मुसलमान का आप ये मुद्दा उठाते हैं, तो क्या अब राजनीति पहचान पर आ गई है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप इससे एक समुदाय, एक वर्ग पर निशाना साध रहे हैं, इससे उनको ठेस पहुंच सकती है? नहीं, देखिए, अगर इन सब नामों से किसी को संबोधित किया जाएगा तो निश्चित तौर पर जो समाज के लोग, समाज लोग, उनको कहीं ना कहीं तकलीफ जरूर पहुंचेगी। लेकिन उसको तोड़ का पेश किया जा रहा है। घुसपैठ की बात अगर है तो ममता बनर्जी को भी चाहिए कि इसका समर्थन करें और कहना चाहिए उनको कि भाई हम घुसपैठियों के खिलाफ, और हमारे यहाँ बाकायदा सबका ऑपरेशन कराया जाना चाहिए। जो भी घुसपैठी है, जो भी इलीगल वहाँ पर रह रहे हैं, उनको देश से बाहर निकालना चाहिए। क्योंकि होता है कि ऐसे लोग अपराध कर देश छोड़कर चले जाते हैं या कहीं पर छुप जाते हैं, क्योंकि उनकी कोई पहचान नहीं होती, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, कोई डेटा नहीं होता। जिससे कहीं ना कहीं हमारे जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां, उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है और सही अपराधी तक पहुंचने में मुश्किल जरूर होती है। और इस समय में वही लोग हैं कहीं ना कहीं अच्छी सरकारों का सहयोग करते हैं, जो उनको पालने पोसने के लिए रोजी रोटी की बात करती है। तो उससे भी कहीं ना कहीं हमारे जो यहाँ पर देश के नागरिक हैं, उनका हक मारने की बात आती है। देश की सुरक्षा हमारे लिए सबसे अहम है, तो हम यही चाहेंगे कि देश की सुरक्षा को
मद्देनजर रखते हुए देश की सुरक्षा को शम्सी आजाद जी, देश की सुरक्षा सबसे अहम है जो आप कह रहे हैं। मैंने ये सवाल पहले भी आपसे यही किया था। एक सेकंड शम्सी आजाद जी, मैंने पहले भी आपसे यही सवाल किया था, और जब आप ये बातें दोहराते हैं कि देश की सुरक्षा हमारे लिए सबसे अहम है, तो आप मुझे ये बताइए कि कोई ज़मीनी स्तर पर वो चीज़ें क्यों नहीं दिख रही हैं जहां पर हम फ़र्क कर सकें, या फिर जहां पर हम वाकई में देख सकें कि घुसपैठ को रोकने के लिए बंगाल में ये किया जा रहा है, असम में ये किया जा रहा है। कुछ तो बताइए ना, ताकि एक नीति दिखे, सिर्फ ये ना दिखे कि चुनावों को देखते हुए अब जो बयानबाजी हो रही है, चाहे वो गृह मंत्री की तरफ से हो या असम के मुख्यमंत्री की तरफ से हो, ये ना महसूस हो कि ये चुनावी जुमले हैं। डिटेंशन सेंटर बाकायदा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं अब तक जो है 10,000 से ज्यादा लोगों को जो है डिटेन किया गया। ऐसे ही और राज्यों में भी काम किया जा रहा है, चाहे वो बिहार हो चाहे असम हो, जहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वहाँ पर SIR का भी पहला चरण कंप्लीट हुआ। अभी दूसरे चरण में भी आप देखेंगे जब घरों की गिनती पूरी तरीके से हो जाएगी, घर में जितने लोग रह रहे हैं उनकी गणना हो जाएगी, तो उसके बाद जो फर्जी लोग हैं, जो बेवजह यहाँ पर रह रहे हैं, अवैध रूप से रह रहे हैं, उनका कम से कम एक डाटा सरकार के सामने आ जाएगा। उसके बाद उनको जो देश के बाहर, तो क्या बंगाल में डबल इंजन की सरकार ना हो पाना ये बीजेपी को रोक रहा है बंगाल में घुसपैठ को रोकने से? बिल्कुल, देखिए मैंने बताया था कि राज्य सरकार जब तक सहयोग नहीं करेगी तब तक केंद्र सरकार वहाँ पर पूरी तरीके से अपने कानून को लागू शम्सी आजाद जी कह रहे हैं कि राज्य सरकार का सहयोग नहीं है। विश्वजीत घोष जी, जी ठीक है, मैं लौटूंगी। विश्वजीत घोष जी से मेरा सवाल है जी, बात पूरी कीजिए फटाफट जी। इस तरीके से ममता बनर्जी लगातार वहाँ पर अधिकारियों पर, वहाँ पर प्रशासन पर अपना दबाव बनाती है। ये बिल्कुल साफ है कि वहाँ पर केंद्र की जो योजनाएं उनको भी लागू नहीं होने देती, जिससे कहीं ना कहीं भ्रम फैलाती है कि केंद्र की योजनाएं यहाँ पर नहीं है, पैसा उनको दिया जरूर जाता है लेकिन उसका इस्तेमाल वो नहीं करती। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं, आप कहते हैं पैसा दिया जाता है, इस्तेमाल नहीं करती है, लेकिन ममता बनर्जी आरोप लगाती है कि पैसा नहीं मिल रहा है। यहाँ पर कहानी बिल्कुल उलट है। आप कुछ कहते हैं, ममता बनर्जी कुछ और कहती हैं। विश्वजीत घोष जी, राज्य की तरफ से सहयोग नहीं मिल रहा है। आप पहले आपने कहा था कि बीजेपी के ही MLA हैं जो घुसपैठ को बढ़ावा दे रहे हैं। जरा सबूत यहाँ पर रखें किस आधार पर आप ये आरोप लगा रहे हैं। दूसरा, बीजेपी आरोप लगा रही है कि राज्य सरकार की तरफ से घुसपैठ को रोकने में किसी भी तरह का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। योजनाओं के लिए या अन्य चीजों के लिए भी अगर पैसा दिया जाता है तो उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो भाई, राज्य सरकार क्या जानबूझकर यहाँ पर घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है अपने वोट बैंक के लिए? देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार घुसपैठिया को पूरा रोक रहा है। बीजेपी सरकार बढ़ावा दे रहा है घुसपैठियों को। हम लोग बोल रहे बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, सब वोट आते हैं, सब बीजेपी वालों बीजेपी के विधायक जो है बेटियों का सहयोग कर रहे, उसका सबूत इनके पास क्या है, तो इन्होंने ये बात $1 का दाम, 14 रुपये का दाम बढ़ते गया। अदानी अंबानी आपने पूरा सबूत को दिया था, लेकिन ये कोई सबूत नहीं दे पाए, ये सबूत नहीं दे पाए हैं। इन्होंने भाजपा के विधायक परिवारों के साथ भाई उनकी सरकार वहाँ पर है, भाजपा के विधायक सरकार के ऊपर भारी पड़ा, तो हम जब तक ममता बनर्जी को वहाँ पर इनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए। विधायक के ऊपर भारी पड़ रहा हो, एक विधायक वहाँ की सरकार के ऊपर भारी पड़ रहा हो, घुसपैठियों को संरक्षण दे रहा है, घुसपैठियों की मदद कर रहा है, तो ममता बनर्जी की सरकार होते हुए ममता बनर्जी वहाँ पे किस हद से रह रही है, उनको इस्तीफा दे देना। विश्वजीत जी, आप उन पर आरोप लगा रहे हैं, वो आप पर आरोप लगा रहे हैं। एक एक कर अगर बात क्लैरिफाई कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर जी मैं आ रही हूँ मौलाना जी आपके पास, आ रही हूँ नाजिम जी, क्योंकि यहाँ पर समाधान की भी तो बात है ना, कि सिर्फ आरोपों की राजनीति होती रहेगी। समाधान के तौर पर क्या है? जनता को जवाब कौन देगा? क्या आप लोगों की जिम्मेदारी सिर्फ आरोप लगाना एक दूसरे पर, या जवाब देना भी है? जब विधायक पर इन्होंने आरोप लगाया और इनके पता है कि एक विधायक जो है घुसपैठियों को मदद कर रहा है, तो हमारे ख्याल से सरकार इनकी, वहाँ पर ममता बनर्जी की पूरी सरकार है, मुख्यमंत्री है वो 3 बार 4 बार के मुख्यमंत्री, और एक विधायक पर जो है शिकंजा नहीं कर पा रहे, तो इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा दे देना चाहिए। आप लोग अलग नहीं लगा सकते हैं, आप लोग का नकामी
है। विश्वजीत घोष जी मुझे एक बात बताइए, एक सेकंड विश्वजीत घोष जी मुझे एक बात बताइए, अगर आप खुले तौर पर ये कहते हैं कि आपके पास सबूत है, बीजेपी के एक एमएलए हैं जो घुसपैठ को बढ़ावा दे रहे हैं, घुसपैठियों को शरण दे रहे हैं, तो राज्य में सरकार तो सालों साल से आपकी ही है, आप ही का कब्जा है, बंगाल यानी कि ममता बनर्जी सीधे तौर पर, तो ममता बनर्जी ने, वो ममता बनर्जी जो डंके की चोट पर अपनी बात रखना जानती हैं, वो ममता बनर्जी क्यों इस मुद्दे को नहीं उठा पाई हैं अभी तक खुलकर? क्यों उन्होंने आगे आकर ये नहीं कहा? अगर आपके पास सबूत है तो क्यों वो सबूत लेकर वो आगे नहीं आई हैं? आपका फोन है पश्चिम बंगाल में मालदा जिले में जो हबीबपुर है, वहाँ पर बीजेपी के एमएलए है, उसका खास आदमी को पुलिस पकड़ा है एक घुसपैठिया को सपोर्ट करने के लिए। हम लोग के पास पूरा सबूत है इसका। पश्चिम बंगाल का पुलिस पकड़ा है। क्या टीएमसी की सरकार घुसपैठ को रोकने में, अवैध घुसपैठ को रोकने में प्रतिबद्ध है? विश्वजीत जी, क्या टीएमसी की सरकार अवैध रूप से घुसपैठ को रोकने में प्रतिबद्ध है? वोट आने के मुद्दा, डेवलपमेंट का मुद्दा बीजेपी के पास नहीं है। ठीक है, बड़ा मुद्दा है, मुझे ये तो बता दीजिए आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, बड़ा मुद्दा है विश्वजीत जी, जरा ये भी बता दीजिए टीएमसी सरकार प्रतिबद्ध है अवैध घुसपैठ को रोकने में या नहीं? में काम करता है। आप मुझे इतना बताइए, टीएमसी सरकार प्रतिबद्ध है अवैध रूप से घुसपैठ को रोकने में या नहीं? आप पूरी तरीके से प्रयासरत है या नहीं? पहले हाँ ना। बीजेपी देखिए, टीएमसी सरकार ने बंगाल का हर आदमी घुसपैठिया रोकने का सर्वोच्च कोशिश करता है, उसका प्रतिबद्ध है, लेकिन बीजेपी यहाँ पर बंगाल में बीजेपी घुसपैठ लेकर तो कभी ममता बनर्जी, वो ममता बनर्जी जो ठीक है वो ममता बनर्जी जो एक ग्रीन फाइल लेकर, जहां पर इनकम टैक्स की रेड हो रही होती है, बीच रेड में घुसती हैं फिल्मी स्टाइल में, एक ग्रीन फाइल लेकर बीच सड़क पर आ जाती है, इतना औधा, इतना दम रखती हैं वो, इतनी हार्डकोर लेडी है, तो वो अभी तक घुसपैठ के मुद्दे पर खुलकर क्यों नहीं बोल पाई हैं? अब ये बता दीजिए, क्यों नहीं बोल पाई वो घुसपैठ के मुद्दे पर अभी तक खुलकर? बंगाल सरकार घुसपैठिया का मुद्दे पर पूरा बोला है, अमित शाह को इस्तीफा देने बोला है। ठीक है, राकेश जी कोई बयान याद है आपको? राकेश जी, शायद मेरी मेमोरी वीक है। ठीक है विश्वजीत जी, ठीक है, एक सेकंड, आपको समय दिया गया, रुकिए जरा। राकेश जी, मेरी मेमोरी शायद वीक है, आप मुझसे सीनियर हैं, जरा मुझे याद करा दीजिए, ममता बनर्जी ने कभी कुछ घुसपैठ को लेकर ऐसा बोला या कोई नीति उनकी देखने को मिली या उनके द्वारा कोई कदम ऐसे देखने को मिले जहां पर अवैध घुसपैठ पर वो लगाम लगा रही हैं, ऐसे एक बड़ा मुद्दा समझ रही हैं, कुछ दिखाई दिया हो? नहीं, बिल्कुल दिखाई दिया है। वो संरक्षण में बोली है घुसपैठियों की, कि घुसपैठियों को हम बाहर नहीं जाने देंगे। विरोध में तो वो सोच भी नहीं सकती, बोलना तो तुमने ज्यादा ले लिया, वो तो अंदर सोच भी नहीं सकती कि उसको जाने के लिए रोका जा सके। संरक्षण के लिए जरूर कहा है। ये पहली चुनी हुई संविधान की शपथ ली और मुख्यमंत्री है जो सरकारी काम में विरोध पर नेतृत्व कर रही हैं और खुद ही एसआईआर में जो लगने वाले कर्मचारी थे उनके प्रदर्शन को लीड कर रही थी। तो हमारे देश में संविधान की शपथ लेकर के संविधान के विरुद्ध काम करने वाली पहली मुख्यमंत्री बनी है ये ममता बनर्जी, और वो इसलिए कि जो घुसपैठ के नाम पर वोट बैंक है वो उनका उसमें मजबूत रहे और उसका कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि किसी भी नेता का किसी भी जनता के निजी हितों से कोई मतलब नहीं होता। दीन ईमान नाम की कोई चीज नहीं होती, किसी का किसी के साथ भावना नहीं होता। असली भावना, असली मतलब वोट बैंक होता है। अगर आपको किसी बात की प्रलोभन से मेरा बैंक मजबूत हो रहा है, बीजेपी चलेगा। ममता बनर्जी बोलिए बिना बीच में विश्वजीत बोले रहा नहीं जाता ना। ऐसा देखो, भाजपा टीएमसी करो, मैं ना तो भाजपा की बात कर रहा हूँ ना टीएमसी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का स्पेशलाइज प्रश्न पूछा गया कि क्या वो कभी घुसपैठ विरोध किए, एंकर का यह प्रश्न है, और मेरा यह जवाब है कि नहीं, कभी नहीं कहा है। उसके उल्टे उन्होंने संरक्षण में अमित शाह क्या कर रहा था? अगर है तो निर्वाचन कमीशन ऐसा जो क्या है इसमें अमित शाह का मैं प्रवक्ता नहीं हूँ।
विश्वजीत जी, ताली दो हाथ से बजती है, सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगा देने से कुछ नहीं होता। ताली दो हाथ से बजती है, एक दूसरे की तरफ सिर्फ गेंद मत कीजिए। मौलाना नाजिम अशरफी जी के पास अब मैं आना चाहूंगी। ठीक है, आपको समय दिया गया था। मौलाना नाजिम अशरफी जी के पास मैं आना चाहूंगी। सर, क्या आप समझते हैं कि मुस्लिम समाज के अंदर, मुस्लिम वर्ग के अंदर आज वो समझ है कि अगर कुछ तरह की राजनीतिक बयानबाजी हो रही है या फिर पहचान को लेकर अगर कहा जा रहा है तो कौन अवैध रूप से घुसपैठ कर रहा है, ये वो पहचान कर सके? पहचान के बीच में जो असलियत है या फिर जो वोट है या उनका मत है, उनके अधिकार है, ये सब बीच में ना आए, आड़े ना आए। जी बिल्कुल मोनिका जी, मैं समझता हूँ जो हमारे भारतवर्ष का मुसलमान है तो उसने बड़ा सूझबूझ और बड़ी समझदारी से काम लिया है, बड़े बर्दाश्त की है उसने। मतलब बहुत सी जगह उसको ट्रोल किया गया, बहुत सी जगह मॉब लिंचिंग भी हुई, लेकिन वो बर्दाश्त करता रहा, क्योंकि जो मुसलमान पढ़ा लिखा था या नहीं भी था, या पढ़े लिखों ने उनको समझा दिया कि ये हमारा एक परिवार है, हमारा ये एक मुल्क है, वतन है। हम यहाँ कोई भी भाई हो, भाई है। अगर किसी की भी जान जाती है, चाहे वो हिंदू हो तो उसको किसी बेटी का बाप है, किसी पत्नी का पति है, किसी बहन का भाई है। तो ये समझ अब आ गई है मुसलमान को भी और हमारे हिंदू भाई को भी। मैं दोनों को लेकर चलूंगा, क्योंकि मैं एक ही बात नहीं करना चाहता। हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा, ये सिर्फ पॉलिटिक्स स्टंट है और ये चुनाव के दौर में ही इस तरह की बातें होती हैं। रही बात आप हेमंता बिश्वा शर्मा की, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ की, या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात, तो इनमें एक तरह से होड़ लगी हुई है। पहले योगी आदित्यनाथ कहेंगे कोई बुरी बात मुसलमानों को, फिर वो कहेंगे पुष्कर धामी कि मैं प्रधानमंत्री की नजर में उनसे अच्छा हो जाऊं, फिर हेमंता बिश्वा शर्मा का कोई बयान आता मुसलमानों के खिलाफ आप शब्द के लिए। तो मैं अपने हिंदू भाइयों से और मुस्लिम भाइयों से, जैसे कि मैंने अभी कहा, मेरी उनसे मौदीवाना गुजारिश है, दरख्वास्त है कि इस तरह की बातों से तिलमिलाए ना, क्योंकि कोई भी सरकार जब वो सरकार में रहेगी, हमें उससे रोजगार चाहिए, हमें उससे अपने देश का विकास चाहिए, हमें उससे यूनिवर्सिटीज चाहिए, मेडिकल कॉलेजेस चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। हमें इन सब बातों पर नहीं जाना है। और सरकारें किसी की भी रही हो, सरकारें हमेशा अपने सिर की दूसरे के सिर पर रखना चाहती हैं। वो चाहती है हमारे सिर पर वजन ना आए, हमारे सिर पर बोझ ना हो, दूसरे के पाले में डाल दो। ये कौन सी बात है? टीएमसी कह रही है कि मतलब अमित शाह नहीं रोक पा रहे हैं, और अमित शाह कह रहे हैं कि टीएमसी नहीं रोक पा रही है, ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री है घुसपैठ। अरे घुसपैठ तो ऐसा मुद्दा है, आप दोनों मिलकर रोक ही सकते हैं, और मैं समझता हूँ गृह मंत्रालय भी रोक सकता है। तो इसमें घुसपैठ को रोकिए, घुसपैठ का रुकना बहुत जरूरी है। और एक चीज मैं बता दूं मोनिका जी आपको, मेरे ख्याल से शमशी आजाद जी पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मुझे अच्छा लगे, जो बड़े सूझबूझ वाले हैं। हालांकि वो किसी के बीच में बोले, ये अच्छा नहीं था, मगर उन्होंने जब मुझे देखा टोपी लगाए हुए तो कम से कम उन्होंने टोपी लगा ली, मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बार भारतीय जनता पार्टी के कोई प्रवक्ता है जो बड़े सूझबूझ वाले इंसान है, माशाल्लाह। तो मैं कहता हूँ ये मुद्दा है हमारे वतन का, ये मुद्दा है हमारे देश का यहाँ। और राकेश सिंह जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, वरिष्ठ पत्रकार है, उनका आदब एहतराम करता हूँ। उन्होंने कहा देखिए हम किसी पार्टीवाद नहीं है, हम किसी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहे, जो हक और हक्कानियत है हम उसकी बात कर रहे हैं, हम अपने मुल्क के बाशिंदों की बात कर रहे हैं, हम अपने देश के नागरिकों की बात कर रहे हैं। घुसपैठ क्यों नहीं रुकना चाहिए? ईमानदारी से चुनाव हो, जो जिस पद के लिए डिजर्व करता है, आई थिंक डिजर्विंग पर्सन जो है उसको वो पद मिलना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री किसी को बनना है तो ईमानदारी का जब चुनाव होगा, घुसपैठ नहीं होगी। मैं समझता हूँ घुसपैठ हो, अवैध चुनाव हो, अवैध वोटिंग हो, कोई भी हो, वो सब नहीं होना चाहिए। जिसकी तकदीर में होगा, जो इस लायक होगा, वो मुख्यमंत्री बनेगा, वो प्रधानमंत्री बनेगा। तो घुसपैठ जैसी चीज को तो मेरे ख्याल से रोकना चाहिए। अभी एक भाई का मैंने बयान सुना था पिछले डिबेट में, उन्होंने कहा बंगाल में मुसलमानों की घुसपैठ रोक देंगे, हिंदू भाइयों को आने देंगे। देखिए कितनी गलत बात है, लेकिन मैं नहीं तिल मिलाया वहां पर। अरे भाई मैं समझता हूँ चलो आप मुसलमानों को रोक के दिखाइए, फिर बाद में एक दिन आएगा हिंदुओं की भी रुक जाएगी, कम से कम घुसपैठ तो रोकिए। विदेशी लोगों को हमारा क्या क्या, हमारे देश में हमारी कमाई खाने का, हम उनके देश में खाने जाते हैं क्या? हमें कोई देता है क्या? कुछ हमें कोई नहीं देता। अगर हम पेट्रोल भी किसी सऊदी अरब के मुल्क से खरीदते तो पैसे देते हैं और हमें दोगुने दामों में दिया जाता है, और मुल्कों के मुकाबले हमारे देश को पेट्रोल डीजल महंगा दिया जाता है। आपको कच्चे डीजल और पेट्रोल का शायद दाम मालूम होगा, आप सब लोग सीनियर सिटीजन है सब लोग। तो मैं ये समझता हूँ कोई हम पे एहसान नहीं करता, हम वो खरीदते। तो हमारी जेबों पर, हमारे घरों पर, हमारे भाइयों पर, गरीब हो या अमीर हो, मुस्लिम हो या हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या बौद्ध हो या जैन हो, किसी की जेबों पर हमारे हक पर डाका नहीं पड़ना चाहिए। बातें नाजिम जी आप बहुत सही कह रहे हैं, बातें आप बहुत सही कह रहे हैं, लेकिन शायद हमारे देश के राजनेताओं के लिए ये समझना
थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये राजनीति है और यहाँ वोट बैंक का चक्कर है और यहाँ सत्ता की पावर और कुर्सी का चक्कर है, जिसके जरिए शायद इस तरह की बयानबाजी और इस तरीके से देश में हिंदू मुसलमान करना शायद चलता रहेगा। लेकिन अगर समाधान की बात करें तो राकेश सिंह परमार जी, सवाल आपसे है, क्या भाषा के जरिए समाधान निकलेगा या फिर कानून और नीति से? नहीं, कानून तो पहले से बहुत है, नियत से, नीति तो पहले से है। नियत ठीक हो कि हमारे यहाँ घुसपैठ ना हो तो ना हो, उसी दिन रुक जाएगा। और यह तभी होगा जब नेतृत्व करता हमारा ईमानदार हो। जैसा भाईजान कह रहे थे ना कि हमको मुसलमान से क्या मतलब है, सही बात है, हमारे यहाँ कम मुसलमान है। दुनिया में किसी भी मुस्लिम मुबालिक से ज्यादा मुसलमान हमारे यहाँ रहता है और हर सुख दुख में हमारे साथ है। पाकिस्तान से वार होता है, सबसे पहले फ्रंट पे रहता है, चाहे वो लड़ाई के मामले में हो या विरोध के मामले में हो। यह समझने की बात है। हमारा अगर हिंदू मुसलमान की लड़ाई बस वोट के लिए होती है, चुनावी लाभ के लिए होती है, कुछ परसेंट लोग हिंदू हैं जो इससे प्रभावित होते हैं और कुछ परसेंट मुसलमान हैं जो इससे प्रभावित होते हैं, उन्हीं लोगों को प्रभावित करने के लिए इस तरह की भाषणबाजी की जाती है। जो पढ़ा लिखा समझदार और जरूरत ये है कि वो प्रभावित ना हो, जरूरत ये भी है कि वो प्रभावित ना हो। अगर वो प्रभावित नहीं हो तो शायद इस तरह की राजनीति पर भी लगाम लगाई जा सकती है। फिलहाल आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि जब समस्याओं की बात आती है, जब समस्याएं उठा दी जाती हैं बयानबाजियों के माध्यम से, घुसपैठ की या फिर पहचान के नाम पर मियां मुसलमान इस तरह के शब्दों का राजनीतिक इस्तेमाल कर दिया जाता है, तो जो समाधान है वो भाषा से नहीं निकलेगा बल्कि नीयत से निकलेगा, और वो नीयत साफ होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। फिलहाल सीधी बात पे बस इतना ही। नमस्कार।